अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे सुहेल भट्टी साहब, फैसल शकील साहब, फारूक हमीद खान साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन 2024 जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी नून लीग कर रही है, जबकि ग्रैंड डायलॉग का तासुर भी नून लीग की तरफ से दिया जा रहा है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुसलसल शिकवा कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है। मगर सियासी मायूसी के इस माहौल में आसिफ अली जरदारी पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। दूसरी जानिब नून लीग ये कहती है कि आइंदा इलेक्शन 2013 का रीप्ले होगा, जिसमें 2/3 अक्सरियत नून लीग का इंतजार कर रही है। मगर साथ ही नून लीग पर डील के इल्जामात से लेकर ढील के किरदारों पर सवालात भी खड़े हो रहे हैं। इसहाक डार साहब रात को इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हैं, तो दूसरी जानिब दिन की रोशनी में ख्वाजा साद रफीक हैं, जो कि सवाइयां देते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ की डील का तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जुड़ा जो हमारा सवाल है हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। क्या साद रफीक के ये कहने से कि डील का तासुर जो है वो ख़त्म किया जाए, डील का बयानिया जो है वो नहीं है बल्कि मईशत का बयानिया है नून लीग का, क्या ये डील का तासुर ज़ायल हो जाएगा? फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे सियासी नैरेटिव्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर जो है बनाते हैं। एक का एक नैरेटिव होता है, दूसरे को होता है कि वो दूसरा नैरेटिव बनाएं, क्योंकि जाहिर बात है वो आवाम में जा रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी शुरू हो रही है। तो मैं नॉर्मली इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। उसकी वजह यही है कि अब तो बात 8 फरवरी है इंशाल्लाह, और इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है मेरा ख्याल है एनी टाइम आने वाले दिनों में। तो ये तो अब सारी बात है कि उस दिन आवाम का टर्नआउट कितना होता है, आवाम किसको इलेक्ट करते हैं, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो लिहाजा ऐसे नैरेटिव्स का ठीक है, आप पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमले कर सकती हैं। मैं समझता हूं लेकिन अच्छा फारूक हमीद खान साहब, आप ये देख लीजिए कि जहां इसहाक डार साहब भी यही बात कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी यही बात कर रही है कि अगले चौथे बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे, और दूसरी जानिब जरदारी साहब भी अब मैदान में खुलकर आगे। इससे पहले तो जहां लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वो बात करते थे, उसका शिकवा उनकी जानिब से दोहराया जाता था। बारहा अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी का जब सूरज तुलू होगा उसमें बिलावल होंगे वजीर आजम अगले जो है मुल्क के। तो आपको क्या लग रहा है कि सूरत हाल तो काफी कशीदगी की जानिब नहीं जा रही? दोनों मेजर पार्टीज जो है वो क्लेम तो करेंगी, जाहिर बात है वो तो विक्ट्री क्लेम करेंगे कि अगले इलेक्शन में हमारी जीत होगी, हमारा कैंडिडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दिस इज नॉर्मल, ये मादी में भी होता रहा। और ये आपने 2/3 की भी बात की थी 2013 में। यस, नवाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं कि 2/3 था या नहीं, बट 1997 में मुझे क्लियरली याद है पीएमएल के 2/3 उनका था अपना मैंडेट, और वो अलग बात है कि बाद में गड़बड़ हो गई। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ये अब देखना जाएगा कि किसकी सियासी हिकमत अमली ठीक है, कौन अच्छे पॉलिटिकल अज़म के साथ आता है, वोट को इज्जत दो, और तमाम चीजें अब ये सब चीजें सामने आएंगी तो अच्छा है। खुल के ये पॉलिटिकल पार्टीज खेले, खुल के ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा के साथ आए, मैनिफेस्टो के साथ आए। लेकिन आवाम की नजर में इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन सा पार्टी जो है अच्छा मैनिफेस्टो देती है, अच्छी कमिटमेंट करती है पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से। ये चैलेंज है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, ये याद रखिए आप। ठीक है। सुहेल साहब, मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ ये सवाल लेके कि इस टाइम जो नून लीग के रहनुमा हैं दीगर फॉरम्स पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों से जब बात करते नजर आते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि जो अगले वज़ीर आज़म हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, और जितनी एफर्ट और जितनी कोशिश हम कर रहे हैं इलेक्शन में जीतने की, शायद दीगर सियासी जमातें उसकी कोशिश भी करें तो शायद ना जीत सकें। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले ही ये तो नून लीग इलेक्शन का जीतने का जश्न मना रही है, तो आप इस पर कॉमेंट क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या होने क्या वाला है आने वाले टाइम में? देखिए, मामला ये है कि आप तो कहने की हद से कहने से अगर पहले अब थोड़ा सा ज़रा गौर करें तो यहाँ तक जब कह दिया जाए कि हम लिख कर देने को तैयार हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इतनी खुद एतमादी और उसके बाद जिस तरीके से मामला सियासी लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से नून लीग का ये एतमाद हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है।
सही सही, बिल्कुल ठीक। मामला ये है कि अगर जो बिलावल भुट्टो ने आज बात की और असद जरदारी साहब ने भी बात की कि 8 फरवरी का जो सूरज होगा वो बिलावल की फतह का लेकर तुलू होगा, लेकिन उनको ये भी वाजे करना होगा कि बिलावल की फतह किस लेवल पर होगी। आज बिलावल भुट्टो ने खुद जो बात की, उन्होंने कहा जी कराची से लेकर सक्खर तक बस पीपल्स पार्टी है। ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात थे, इस हद तक वो ठीक है, लेकिन जब आपने सिंध से निकलकर, सूबाई हुकूमत से निकलकर वफाकी हुकूमत की तरफ आपने जाना है और प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पीपल्स पार्टी का सफ़र कराची से सक्खर तक, सक्खर के बाद सादकाबाद तक, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ तक आते आते उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सादकाबाद से मुल्तान तक पीपल्स पार्टी और बहुत लो लेवल पर आ जाती है पॉलिटिकल एंगल से। उसके बाद मुल्तान से आगे आप फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट यहाँ बात करें तो वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता कि 8 फरवरी का सूरज ये गवाही दे कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी की आदत हो, इस बात का बखूबी इदराक है। देखिए आज एक जानिब पीपल्स पार्टी के कायदीन ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और नून लीग को काफी आड़े हाथों लिया। दूसरी जानिब जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं और उनके साथ आगे मिल बैठकर चलने की और अच्छे अंदाज में मुल्क की मामला चलाने की बात कर रहे हैं। exactly. तो ये एक अवाम के अंदर अपना वोट बैंक इंटैक्ट करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट आ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी समेत जितनी दीगर जमातें हैं, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बना हुआ, जो सियासी माहौल है, उनको इस बात का इदराक है कि आने वाला वक्त क्या होगा। नून लीग की जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस वक्त उन्हें वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आइंदा की गवर्नमेंट वो बनाएंगे। और उस वक्त नून लीग के अंदर की बात करें, अगर नून लीग ने गवर्नमेंट बनानी है और ज्यादा कभी इम्कान है कि जिस तरह के मिसाक मौशत की बातें हो रही है और आने वाले दिनों में इस बात का भी कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्कजी क़यादत भी आपको शायद नून लीग के साथ मुशावरत और मुज़ाकरात करते हुए दिखाई दे। वो एक जगह बैठकर एक टेबल के ऊपर मुल्की मसाइल और मुल्की मामलात को हल करने की शायद कोशिश कर रहे होंगे आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में सिनेरियो काफी चेंज होगा और उसके अंदर हम देखेंगे कि नून लीग और नवाज शरीफ उसके अंदर लीडिंग रोल के अंदर होंगे। अब ये लीडिंग रोल क्यों है उनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मैटर करता है। देखिए जब किसी इंडिविजुअल की या कुछ लोगों की जब जबरी बेदखली हो ना, तो हर जगह से आवाजें उठती हैं। जहां से नून लीग का जो सारा उनका बयानिया या उनका मौकिफ सामने आता है कि जिस तरीके से, जिस निज़ाम के तहत, जिस अप्रोच के साथ नवाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म थे जबरी तौर के ऊपर बेदखल किया गया और उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा, फिर बैठ के दोबारा उन्होंने अपनी प्लानिंग की, दोबारा वो वापस आए, वो जिस तरीके से गए वो कहते हैं उस तरीके से वापस आए हैं। तो पोजीशन उनकी सिक्योर हुई है, जो हालात चल रहे हैं, जो सामने नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त तक लीडिंग रोल में नून लीग है, लेकिन उसके साथ साथ जो हालात चल रहे हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है कि मुल्क को मुशावरत से मिसाकी मौशियत के ऊपर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करके आगे चलना है, तो वो एक बड़ा मैटर करता है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी के जो है ना वो दावे सिर्फ इस हद तक हैं कि उनको अपना वोट बैंक सिक्योर करना है सिंध की हद तक। पंजाब के अंदर आईपीपी ने उन्हें सर नहीं उठाने दिया और आने वाले दिनों में भी पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के अंदर इतनी स्पेस डेवलप होती दिखाई नहीं दे रही। बाकी जो थोड़े बहुत गिले शिकवे, जब जरदारी साहब के आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी तो शायद मेरे ख्याल में वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल साहब आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन 2024 का इलेक्शन होगा, क्या ये 2008 को रिवाइज कर रहा है? क्योंकि अब तो 2013 और 2018 की सूरत हाल देख ली जाए तो वो नून लीग के लिए तो एक नाइटमेयर बन चुका है। जिस तरह से टेलीफोनिक राबता हुआ है पीपल्स पार्टी का, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, तो क्या ये दोबारा बारियां लगने की तरफ भी कुछ इशारा जा रहा है इसका? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जो ये खबर चली थी कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है जरदारी साहब से, तो इसकी तो जरदारी साहब ने अभी कुछ देर पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी तरदीद कर दी और ये बताया है कि ये खबर पुरानी है। ये राब्ता जो है वो पहले हुआ था, अभी जो है वो इस किस्म का राब्ता नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं और ऐसे राब्ते जो है होते रहते हैं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में अभी कुछ दिन पहले तक कोई राब्ता नहीं हुआ। तो इस बात की तो उन्होंने तरदीद की। दूसरी तरफ या आपने सवाल किया कि हम क्या देखते हैं, तो ये देखते हैं कि फिल्म में खुसूसन मुतहर्रिक हुई है नून लीग। और आज भी जो है वो एक मुलाकात हुई है बशीर मेमन की, जो कि सिंध से गए थे और जरा ये बताते हैं कि बशीर मेमन को सिंध के हवाले से नवाज शरीफ जो है वो अहम जिम्मेदारियां देने वाले हैं और इसका ऐलान जो है वो 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। और सिंध में जो है एक इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट के तौर पर जो है नून लीग जिसमें MKM है और
कौम परस्त जमातें हैं, जीडीए है, ये जो है वो पीपल्स पार्टी से मुकाबला करेंगी। तो सिंध में पीपल्स पार्टी को हम तनहा देखते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे अभी खिताब करते हुए बड़े दावे कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जीत लिया और अब जो है वो विफाकी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन बड़ा टफ टाइम देंगे नून लीग को भी, हुकूमतें बनाएंगे। और आज फरवरी का सूरज जैसे कि जरदारी साहब ने कहा है कि वो बिलावल के लिए होगा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, लेकिन ऐसा अमली तौर पर दिखाई नहीं देता। सही, ठीक है। फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, नून लीग तो एक तरह काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले तक उठाकर देख लिया जाए तो पीपल्स पार्टी जहां बहुत डाउट्स का शिकार थी, अब जरदारी साहब भी अचानक किस तरह से अपने राबते बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की उनके स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आना, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कहीं ना कहीं से ये जो दोबारा बारियां लगने वाला की सूरत हाल है ये सामने आ जाए? देखें जी, अभी तो इट इज टू अर्ली टू से, इलेक्शन में अभी 10-12 हफ्ते हैं और लेकिन फारूक साहब ये तो मानते हैं ना कि इससे पहले से ही जो है वो काबिशें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह जरदारी साहब भी लाहौर में बैठकर पंजाब को अपना जो है वो जीतने की और पंजाब की फतह की जो है वो बातें कर रहे थे, जिसने पंजाब जीत लिया उसने विफाक जीत लिया, इस तरह की तो बातें आपको पता है ना इस टाइम अंदर हलकों में चल रही हैं। नहीं, देखिए आपकी बात सही है, ये तो बात क्लियर है कि पीपल्स पार्टी का उस तरह का वोट बैंक नहीं है पंजाब में जो कि पीएमएलएन का वोट बैंक है। एग्जैक्टली। और पीपल्स पार्टी का सिंध में जारी बात है उनका जो वोट बैंक बड़ा सॉलिड है। और नजर आता है कि वो वैसे भी पिछले 15 साल से वो सिंध में देर इन पावर। और तो लिहाजा इस्लामाबाद में आने के लिए द रोड इज वाया पंजाब। जब तक आपके पंजाब के अंदर को अच्छे रीजनेबल नंबर ऑफ वोट्स नहीं होंगे, 40-50 वोट, तो आप अगर सिर्फ सिंध में भी मेजोरिटी आपकी होती है नेशनल असेंबली में, तो इस्लामाबाद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट, कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी रीअलाइनमेंट हो रही है। अभी हमें नहीं पता कि इस्तेकाम पार्टी जो है वो किसके साथ जाती है, उसका अलायंस किसके साथ होता है। अभी बाप जो है बलूचिस्तान में, उन्होंने कल अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, उनके अलायंसेस किसके साथ होंगे। तो ये आपको अलायंसेस अगले चंद हफ्तों में रीअलाइनमेंट इनकी होते हुए आपको नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए फारूक साहब मैं आपसे यही सवाल कर लेती हूँ, जिसकी तरफ अब नून लीग बार बार इशारा भी कर रही है और नून लीग की जानिब से जैसा कि साद रफीक साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है, ये डील का तासुर जायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह ये तासुर खत्म हो जाएगा? जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, एक के बाद एक केस आपने देखा है कि किस तरह से उनके लिए सारे रस्ते हमवार किए गए और जिस तरह निगरान हुकूमत में भी इस टाइम नून लीग के ही बंदे बैठे हैं, बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं इस पर, फिर भी ये डील का तासुर जायल करने की बात कर रही है नून लीग। ऐसे किस तरह से इस बयानिए के साथ उतरेंगे ये इलेक्शन में? जी हमीद साहब आप ही से कर रही हूँ। फारूक साहब नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये नजर तो आ रहा है ना कि हवा का रुख जो है इस वक्त पीएमएलएन के लिए फेवरेबल लग रहा है जी। और दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी जी। तो ठीक है अगर वो ऐसा है भी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इलेक्शन डे वाले दिन आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है, कहां तक लोग जो हैं वो आपको निकलते हैं आपको इलेक्ट करने के लिए, आपको वोट देने के लिए। तो लिहाजा पहले जो को भी परसेप्शन बने, मैं उन परसेप्शन को ज्यादा नहीं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो डी डे है, इलेक्शन वाले दिन है, उस दिन जो पार्टी परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो दे विल विन, खत्म होगी बात। ठीक है। तो ये बाकी ये डील और ये चीजें मेरे ख्याल इनको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। चलिए ठीक है, डील को तो पीछे छोड़ देते हैं फारूक साहब, डील को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सुहेल साहब आपके सामने भी पता है सूरत हाल सारी है, 16 माह की कारकर्दगी है फिलहाल, और शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई से ही मशवरे लेकर तमाम फैसले किया करते थे 16 माह की जब पीडीएम की भी गवर्नमेंट थी, आपको पता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे किस तरह से निकालेंगे, इस अपनी कारकर्दगी को किस तरह से अवाम के सामने लेकर जाएंगे, अवाम में क्या बयानियां बनाएंगे? सुहेल साहब आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये नून लीग के लिए? इससे पहले ही जो है जश्न मना लेना और ये कह देना कि जी हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं, साइन करने के लिए तैयार हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी चौथे वजीर आजम बनेंगे, तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, किस तरह से निकलेगी नून लीग उससे? सना देखिए अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के 3 हलकों में और उसके साथ रावलपिंडी के एक हलके में मुझे जाने का मौका मिला। इसी सिलसिले के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए आवाम की आराज जानने के लिए, और यही सवाल था कि 16 माह के अंदर जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, शहबाज साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, इत्तेहादी जमातों में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और जो महंगाई का तूफान बर्पा हुआ, तो अब अवाम किस निगाह से देखते हैं। लेकिन मसला ये है कि आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट तो सबके पास है।
अब अवाम भी रियलाइज करते हैं, अवाम भी ये सवाल करते हैं कि जब जिस तरीके से हालात 2016-17 में थे, उसके बाद जो अचानक एक जबरी बेदखली का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरीके से फैसले आना शुरू हुए और उसके बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ, उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट आई। लोगों ने फिर तवक्को की कि शायद ये डिलीवर करें और जिस तरीके से वादे किए गए थे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मादरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट बन गई, फिर हमें बुला के कहा गया देखिए हमें तो अभी चीजों का तजर्बा नहीं है, 3 माह आपने कोई बात नहीं करनी। फिर कहा गया भी मजीद हमें 6 माह दीजिए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। फिर 1 साल की बात हुई। तो इस दौरान सब कुछ इतने बड़े पैमाने के ऊपर डिस्टर्ब हो गया कि उसके बाद वो चीजें इकोनॉमिकली आगे बेहतर नहीं हो सकी। अल्टीमेटली लोगों ने उस टाइम को भी देखा और फिर 2-2.5 साल बाद भी हमें ये सुनते हुए हमें पीटीआई के रहनुमा मिले कि हमें तजर्बा नहीं था, हमें वक्त कम मिला है, हम आइंदा बेहतर तैयारी से आएंगे। तो अल्टीमेटली अवाम ने भी इन चीजों को रीथिंक किया है और उसके बाद लोग ये समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द जो लोग थे, जो उनका कंडक्ट था, जिस तरीके से उन्होंने निजाम को और सिस्टम को खराब किया, गवर्नमेंट डैमेज हुई। अल्टीमेटली लोग अब ये समझते हैं कि जिन मुश्किल तरीन हालात से मुल्क गुजरा है, ठीक है एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, लेकिन जो पिछले गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आ रही थी उसका उनको अल्टीमेटली करेक्शन करते हुए, जिसे क्या वो कहा करते थे सियासत नहीं रियासत बचाओ मिशन पर हम गामजन हैं, तो ये कड़वी गोलियां लोगों ने बर्दाश्त की। अब लोग ये कहते हैं, जो लोगों के ओपिनियन में आपसे कर रहा हूं और उसके अंदर मेरा एनालिसिस भी है कि जिनके पास तजर्बा है उनको एक मरतबा मौका मिलना चाहिए और उसके बाद जो सियासी जमातों की बाहमी जो रसाकशी है, जो खींचातानी है, ये खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकली रिकंसिलिएशन की जरूरत है। तमाम पार्टीज को एक लेवल पर एक मेज पर बैठने की जरूरत है ताकि जिन मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल से हम दो चार रहे हैं और जो मुआशियत की कुछ हमने डिगर को ठीक करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक तजर्बाकार टीम आके मामला को आगे चले। और उसके बाद जिस तरीके से हमने 9 मई का वाकया अब रोनमा हुआ, तो उसकी वजह से पूरा आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप अब चेंज है। तो आप अवाम के पास जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एफर्ट के नतीजे में कंसेंसस हो गया अल्टीमेटली, मतलब और अब एक मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है, तो जो पॉलिटिकली पार्टीज का ऑप्शन अवाम के पास मौजूद है वापस आने के बाद। जी सोहेल साहब, आप ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम आगे आईएमएफ का जिक्र करेंगे, आईएमएफ और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के साथ डील और क्या क्या आईएमएफ के तहफ़्फ़ुज़ात, इस हवाले से हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे सवालात, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबात का सिलसिला जारी है। आईएमएफ ने हफ्ते के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान भी तलब किया था, जिसके बाद आज आलमी मालियाती फ़ंड इदारे ने सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ारत ख़जाना ने आईएमएफ से दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट देने के लिए वक्त भी मांगा है, जबकि आईएमएफ के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। जो इससे जुड़ा सवाल हमारा है वो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की रुझान की वजह आप क्या समझते हैं फारूक साहब? देखिए, पहली बात तो है कि ओवरऑल एयर ऑफ पॉजिटिविटी है एनवायरनमेंट में जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे पॉलिटिकल हवाले से, और वो उसकी बड़ी ब्रेक थ्रू तो है जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, वो अनसर्टेनिटी अब खत्म हो गई है, अब सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। सोहेल साहब, ये सवाल लेकर मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद अब मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे? सना, देखिए ये सवाल तो आपका बहुत प्रिसाइज है, लेकिन इसका जवाब इतना प्रिसाइज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम के नतीजे में जो हमारी डायरेक्शन ख़राब हो चुकी होती है, उसको एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश तो ज़रूर होती है, लेकिन ओवरऑल जो हमने अपने मौशी हालात बेहतर करने हैं, उसके लिए हमें अपनी पॉलिसी बनाकर एक सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत हमने आगे चलने, फिर कोई हालात बेहतर होने की बात होगी। लेकिन आईएमएफ को प्रोग्राम उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी था जब हमारे ऊपर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडला रहे थे और हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो कुछ लोग हैं, सबकी नज़र इस बात पर जमी हुई थी कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट किया तो कल किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल नहीं देखने का मौका मिला और हमने दोबारा अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आए, आलमी मालियाती इदारों का एतमाद दोबारा हासिल किया और हमें एक वे फॉरवर्ड मिला। ये मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इन मामलात को जो मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का ताल्लुक है,
वो अल्टीमेटली उस वक्त आएगा जो आइंदा की मुंतखब हुकूमत होगी, उसने जो अपना एक विजन देना है, उसने जो एक अपनी पॉलिसी बनानी है और तमाम इदारों ने मिलकर सूरत हाल को बेहतर बनाना है, वो सफर तो फिर शुरू होगा। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जिसके तहत हम इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स थी उसको फुलफिल कर सकें और अपने हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। देखिए हमें वो फैसले जो हम माजी में हमने नहीं लिए, गुज़श्ता एटलीस्ट 15-20 सालों में बहुत से ऐसे मामला थे जिसके नतीजे में हमें सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता रहा। यही पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हम बात कर लें जहां 600-700 रुपए हमें सालाना नुकसान पहुंचता है। हमने पाकिस्तान स्टील मिल की वजह से तकरीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 18 अरब डॉलर का नुकसान उठा लिया, लेकिन 17-18 साल गुजरने के बावजूद उससे मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सके, ना उसकी हम प्राइवेटाइजेशन कर सके, ना उसको हम फुल स्केल पर उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर सके और ना ही कोई और सोल्यूशन दे सके। और बहुत सी सियासी मजबूरियां थी जिसकी वजह से हम कोई फैसला नहीं कर सके। लेकिन अब कुछ टाइम के अंदर आपने नोट किया होगा, स्पेशली जब से SIFC बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो इसको परसू कर रहे हैं। अस्करी क़यादत इसके ऊपर बहुत फोकस्ड है और सिविलियन क़यादत भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रही है कि अब बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, वो PIA हो, वो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हों, वो दीगर खसारे में चलने वाले इदारे हों, तो हमने इनका कोई ना कोई सोल्यूशन देना है और उसके ऊपर अब तेज़ी से काम जारी है। उसके साथ साथ हमने 82,000 अरब के लगभग हम कर्जे ले चुके हैं। कोई भी मुल्क कर्ज किस लिए हासिल करता है? अपनी मुख्तलिफ अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ ऐसे मंसूबे शुरू करने के लिए जिससे आने वाले दिनों में तरक्की की रफ्तार बेहतर हो, आप बेहतर अर्न करें, अपने कर्जे भी अदा कर सकें, GDP ग्रोथ हो और आवाम की जिंदगी में बेहतरी आए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ, पोलिटिकल हुकूमतों, सियासी अदवार में हुकूमतों को अपनी उन पॉलिसीज को सही डायरेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला, बिलखुसूस जब 2 या 3 साल बाद ये पता चल जाए कि कल हम होंगे या नहीं होंगे और मुस्तकबिल में क्या होगा, हम दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, वहां से इन कर्जों का गलत इस्तेमाल शुरू होता है और अल्टीमेटली हम इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि कर्ज का शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के मंसूबों के ऊपर हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन मुआशी सूरत हाल नहीं सुधरती। तो मेरे ख्याल में जब हमने शुरू में बात की थी, मिसाके मौशियत होना चाहिए, जो भी आप बड़े फैसले करें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होने चाहिए। कहीं से आप कर्ज लेते हैं तो फिर आप कोई अवामी पजीराई हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म में या वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाएंगे, फिर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो मुल्क की मौशियत को हकीकी मानों में डिलीवर कर सकें। तो मेरे ख्याल में जब सियासी इस्तेहकाम होगा और सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगी और जो नई फ्रेमवर्क बनेगा मौशियत से मुताल्लिक उसको इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर हमारी मौशी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। अदरवाइज IMF का प्रोग्राम सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस है। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब मैं आप इसे जी फारूक साहब मैं आपको जरूर टाइम दूंगी, लेकिन अभी मैं फैसल साहब से जरा सवाल रखती हूँ उनके सामने। फैसल साहब आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत ने जो बड़ा दावा किया कि क्रैकडाउन किया था उन्होंने डॉलर के खिलाफ, यही वजह है कि जो डॉलर की कीमत है उसमें कमी आई है? निगरान हुकूमत को क्रेडिट देते हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत नहीं बल्कि आर्मी चीफ ने जो माशी पॉलिसी लाए थे और उन्होंने जो स्मगलर्स के खिलाफ डॉलर में जो मुलव्वस हैं स्मगलिंग में, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया और उसकी वजह से जो है वो डॉलर एकदम नीचे आया और अब जो है वो डॉलर बढ़ रहा है। आपको बताऊं कि जब से जो है वो इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर गई है और उसके बाद जो है वो सूरत हाल अच्छी हुई है। लेकिन अब जो है वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका बराह रास्त असर पड़ता है माशी सूरत हाल पर। तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो ये इस बहरान से निकल नहीं सकते। अब जो है वो तमाम सियासी जमातों को ये चाहिए कि मुल्क की मईशत के खातिर जो है वो एक होकर बैठें और जिस तरह इसको IMF के दलदल से निकालें। मैं आपको बताऊं कि एक साल के दौरान जो है वो 14,506 अरब रुपए का कर्जा हुआ। ये मुल्क की जो इदारे हैं मुख्तलिफ उनमें नुकसानात का, और अब जो है वो IMF ने इसका रिकॉर्ड मांगा है तो इनको ये बताया गया है कि दिसंबर में जो है वो इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी जिस पर जो है वो अगली किस्त IMF की जो है वो दी जाएगी।
ठीक हो गया। फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई है, अभी इलेक्शन की सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, तो सूरत हाल ये है, और अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं, और जो कि होने भी चाहिए, आपकी भी ख्वाहिश है, तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश यही है, और मेरे ख्याल से अब तकरीबन तमाम सियासी जमातों की भी ख्वाहिश यही है, जो कि होनी भी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम स्टेबल हो जाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी? देखिए, हम इस वक्त एक ट्रांजिशन में हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यस। सारी बात अभी और चैलेंजेस तो हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है ना, ये सेंसिटिव है, जी। जो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो यही वजह है कि जब थोड़ी सी अच्छी खबर आई है तो दे बिगिनिंग टू इम्प्रूव। और वैसे भी जाहिर बात है, ये डॉलर के मामला और जो क्रैकडाउन हुआ है पिछले एक महीने में, जी। इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो वो एनवायरनमेंट, उससे भी एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जितनी IMF की पहले डिमांड्स थी, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने मीट कर लिया 100%। उनका भी वेरी कॉन्फिडेंट। और यही वजह है कि जो पहले IMF और गवर्नमेंट की जो निगोशिएशन होती थी PDM के दौर में, आपको याद है, उसमें इतनी नेगेटिविटी होती थी कि हालात बहुत ही खराब हो गए थे। तो इस दफा ऐसे हालात नहीं है, हमें एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और वो जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, टैक्स गोल्स की बात कर रहे हैं, सारी बात है वो तो आने वाले वक्त में है। और अभी हमने, गवर्नमेंट ने IMF के कहने पे जो कंडीशन थी, जो गैस है वो भी 150% आपने प्लस जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। जी जी। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट वालों को ये भी पता है कि अगली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, ये जो अभी सेकंड आनी है। और मजे की बात ये है कि ये यूनिक IMF का एग्रीमेंट है कि पहली इंस्टॉलमेंट PDM गवर्नमेंट में आई, उनको एक फेस सेविंग मिल गई जाते हुए कि देखिए जनाब, हम डिफॉल्ट बच के, तो वी गिव देम दैट क्रेडिट। और सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी फॉर द केयर टेकर गवर्नमेंट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आएगी 8 फरवरी के बाद, जब एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। तो जारी बात है वो थोड़ा टाइम वो कितना देंगे, अपने हालात को वो ठीक करेंगे, सेटल डाउन होंगे, तो मेरे ख्याल वो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी। और अब बाकी ये देखना है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, इसके मोमेंटम में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक दो खबरें ठीक नहीं आ रही है। क्या क्या? और वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, स्टील मिल और PIA के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से जी। तो ये देखना है कि वो प्रोसेस स्लो डाउन जो है वो नहीं होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है, लेकिन सुहेल साहब, किस तरह से इस खसारे से निकल सकते हैं जो PIA की सूरत हाल गुज़श्ता दिनों में हमारे सामने रही है? फ्यूल नहीं, ईंधन नहीं है, और किस तरह से लोग जो मुसाफिर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा स्टील मिल्स का और PIA का? सना, देखिए, PIA की तो जो दास्तान है ना बहुत ही दिल खराश है जी। और PIA को एक लगता यह है कि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इस नहर तक पहुंचाया गया है। देखिए, एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का एक रुकन है, वो अपनी एक लाइन लॉन्च करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसके ऑपरेशन को मेंटेन किया जाता है, उसके प्रॉफिट लॉस पर नजर रखी जाती है, और वो सक्सेसफुली वो एयरलाइन काम कर रही होती है। स्टेट ऑन्ड जो एयरलाइन है, जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसके ऊपर उस अंदाज में तवज्जो नहीं दी जाती। उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें पॉलिटिकल भर्तियां भी करती हैं, वहां पर नेपोटिज्म भी होती है, वहां पर हर तरह के मामलात होते हैं। तो ये बड़े दुख भरी दास्तान है। अदरवाइज जो PIA के अंदर, PIA को पोटेंशियल जो एडवांटेज, जो एज हासिल था, दुनिया का कोई इस इंडस्ट्री से वाबस्ता एक्सपर्ट वो ये बिलीव नहीं कर सकता कि उसको इतने बड़े पैमाने के ऊपर उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना हो और उसको अरबों रुपए के नुकसान का सामना हो, जिसकी जितने PIA के पास अट्रैक्टिव रूट्स हैं। तो बहरहाल वो उसी जानिब बढ़ रही है जहां पर उसको पहुंचाने का किसी का मकसद था, वो किसी की उनकी नजरें हैं जो भी उसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। लेकिन ओवरऑल PIA के साथ साथ दीगर हमारी पब्लिक सेक्टर की कारपोरेशन जहां पर यही सूरत हाल है। बिजली की 10 तकसीम कार कंपनी है। 2013 में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी कि ये जो कंपनी है 1600 अरब से जायद का 2013 में ये रेवेन्यू जनरेट करती थी। चूंकि बिजली हासिल करने के बाद फरोख्त करती हैं, कलेक्शन करती हैं, तो उनके मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तकर्रियों का मामला था। 2013 की बात कर रहा हूँ। तमाम कौमी अखबारात के अंदर इश्तिहारात शाया हुए। आज 2023 है, आज तक इन 10 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। आज ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है? तकरीबन
3000 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। जी। तो फिर आप मुझे बताइए, सर्कुलर डेट नहीं क्रिएट होगा, बिजली चोरी में इजाफा नहीं होगा, टेक्निकल लॉसेस नहीं बढ़ेंगे, कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, बिजली महंगी नहीं होगी, अवाम उसका खमियाजा नहीं भुगतेंगी, तो वो कौन है जिन्होंने जो मुस्तकिल सरबराहान लगाने को तैयार नहीं है और क्या उनके इंटरेस्ट हैं? तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी अनाओं की कुर्बानी देकर मुल्की मफाद के अंदर फैसले करने की जरूरत थी, जो कि बर वक्त नहीं किए गए। इसी तरह फिर वो कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने में जो बहुत डिलीवर कर सकती हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कर सकती हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती हैं। तो फिर हम कैसे तवक्को रखें कि सूरत हाल बेहतर होंगे? तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो आपने पूरा एक नया इकोनॉमिक रोड मैप बनाना है, वहां पे आपको मेरिट पर फैसला करना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक है। फारूक साहब का मैं पॉइंट ले लूं, उसके बाद सुहेल साहब मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। जी फारूक साहब, मुझे एक चीज पे बिल्कुल पूरी उम्मीद है, आई एम श्योर कि SIFC और आर्मी चीफ ये इंश्योर करेंगे कि जो भी प्राइवेटाइजेशन हो अगले 2-3 महीनों में, PIA की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रांसपेरेंट होगी, मेरिट पे होगी और उसमें बिल्कुल रियासत के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया पे अब कुछ नाम आने शुरू हो गए हैं कि जनाब फलां बंदा जो है, फलां है, ये है, वो है। तो मेरा ख्याल है कि ये SIFC को नोट लेना चाहिए कि इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं, जिससे लोगों के दिमाग में खामखा अपना शकूक पैदा हो रहे हैं, अब हम पैदा हो रहे हैं कि शायद ये फेयर और ट्रांसपेरेंट ना हो। लेकिन आई एम श्योर द आर्मी चीफ एंड द आर्मी के जो लीडरशिप है SIFC में, दे विल मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना हो और स्ट्रेट मामला के साथ जो है ये प्राइवेटाइजेशन हो। ठीक, मुझे अब ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम गजा को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।